हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीसीएसएस ओ लेवल M3R5 सीरीज का लेक्चर नंबर 71 है। और हम पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 100 तक के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है सेल फंक्शन होल नंबर देता है। ठीक है, तो जो सेल फंक्शन होता है क्या ये होल नंबर देता है? कौन सा? स्मॉलेस्ट, बिगेस्ट, या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है, तो देखिए सेल फंक्शन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ये मैथ मॉड्यूल में हमें मिलता है। सेल फंक्शन हो गया, फ्लोर फंक्शन हो गया, ट्रंक हो गया, तो ये हमने मैथ मॉड्यूल में पढ़े थे। ठीक है, तो जो सेल फंक्शन होता है ये होल नंबर देता है, बिगेस्ट नंबर देता है। ठीक है, बिगेस्ट होल नंबर देता है। और जो हमारा फ्लोर फंक्शन होता है वो स्मॉलेस्ट देता है। क्लियर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बिगेस्ट। ठीक है, सेल फंक्शन एक बिगेस्ट नंबर देता है जो कि होल नंबर होता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हमने लिखा है 45.25, ठीक है, तो यहाँ पर जो सेल फंक्शन है ये रिटर्न में देगा 46। क्लियर है? ये राउंड नहीं करता, राउंड अलग चीज होती है। ये 46 देगा। 45.25 का जो बिगेस्ट नंबर होगा 46 देगा। क्लियर है? आई थिंक यहाँ पर आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 102, अ मॉड्यूल, यानी मॉड्यूल क्या है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है देयर इज एन इंडिपेंडेंट ग्रुपिंग ऑफ कोड एंड डेटा। ठीक है, जो हमारा मॉड्यूल होता है वो क्या होता है? इंडिपेंडेंट, यानी कि स्वतंत्र होता है, जिसमें कोड और डेटा का एक ग्रुप होता है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि मॉड्यूल में क्या होता है? मॉड्यूल में कोड और डेटा का ही एक ग्रुप होता है, जिसे हम किसी भी अपने पाइथन के प्रोग्राम में इंपोर्ट कर सकते हैं और उसे यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगला ऑप्शन कैन बी रीयूज्ड इन अदर प्रोग्राम्स। ये भी सही है, क्योंकि हम एक मॉड्यूल को बार बार मतलब अलग अलग प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। कैन डिपेंड ऑन अदर मॉड्यूल्स, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या बताया जा रहा है? कैन। ठीक है, कैन यानी कि हो सकता है, ये कंफर्म नहीं है। ठीक है, कोई एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल पे डिपेंड हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर बताया गया है कि कैन डिपेंड ऑन अदर मॉड्यूल्स, तो ये हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर आपको पता चल गया होगा, ऑल ऑफ दी अबव। क्लियर है? तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शन मॉड्यूल को लेकर के सही हैं। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो मॉड्यूल होता है वो किसी दूसरे मॉड्यूल पर डिपेंड भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन, प्रोग्राम के इनसाइड स्टेटमेंट का नामांकित ब्लॉक निम्नानुसार है। यानी कि जो प्रोग्राम का इनसाइड स्टेटमेंट होता है, ठीक है, तो वो किस में होता है? मॉड्यूल में, फंक्शन में, नेम स्पेस, या नन ऑफ दिस। ठीक है, तो मॉड्यूल के बारे में आपको देखिए पता है, मॉड्यूल में फंक्शन भी होते हैं और वेरिएबल्स और कई सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जो हमारे फंक्शन होते हैं, तो फंक्शन का हमारा इनसाइड स्टेटमेंट होता है। ठीक है, फंक्शन का क्या होता है? इनसाइड स्टेटमेंट होता है, और जो फंक्शन होता है वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट बनाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन, बिल्ट इन फंक्शन। तो इसमें से कौन सा बिल्ट इन फंक्शन है? तो देखिए लेन, इनपुट, टाइप, तीनों ही बिल्ट इन फंक्शन हैं। तो यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए बिल्ट इन फंक्शन का मतलब ये होता है जो कि पाइथन मॉड्यूल में पहले से ही बिल्ट इन होते हैं। बाकी अगर हम कोई अलग से मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं तो वो अलग चीज़ हो गई। लेकिन लेन, इनपुट एंड टाइप, इन तीनों फंक्शन का अगर हम यूज़ करना चाहें तो इसके लिए कोई भी मॉड्यूल हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए इनको बोलते हैं बिल्ट इन फंक्शन। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मॉड्यूल। तो इसमें से स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मॉड्यूल कौन कौन से हैं? तो मैथ मॉड्यूल, रैंडम मॉड्यूल, ये दोनों ही स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मॉड्यूल है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, जिसका सही आंसर है सी। आई थिंक यहाँ पर आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ एक्स, यानी एक्स की फाइनल वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ पर एक एक्स जो कि वेरिएबल है जिसमें 7 असाइन किया गया, फिर एक फंक्शन डिफाइन किया गया है, और फंक्शन के अंदर क्या किया गया? एक्स को ग्लोबल बना दिया गया। ठीक है, जो कि यहाँ पर देखिए एक्स वैसे तो ऑलरेडी ग्लोबल था, लेकिन यहाँ पर हमने फंक्शन के अंदर लोकली यहाँ पर हमने एक्स को ग्लोबली एक्सेस किया है। बात समझ रहे होंगे? लोकली का मतलब कि यहाँ पर ये स्कोप कौन सा है? लोकल स्कोप है, जिसके अंदर एक्स को हम यूज कर रहे हैं। तो देखिए यूज तो हम ग्लोबल वेरिएबल को लोकल स्कोप में कर सकते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं चेंज कर सकते। तो अगर वैल्यू भी चेंज करना चाहें तो उसके लिए हमें ग्लोबल कीवर्ड यूज करना होता है। तो देखिए एक्स में 7 असाइन किया गया, उसे ग्लोबल बना दिया गया, फिर प्रिंट किया गया। तो अगर एक्स को प्रिंट करेंगे तो पहले क्या प्रिंट करेगा? 7। फिर एक्स में 2 असाइन कर दिया, तो एक्स में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर हमने एक्स को प्रिंट किया तो क्या प्रिंट हो जाएगा? 2, यानी पहले 7 प्रिंट होगा, फिर 2 प्रिंट होगा। और फिर यहाँ पर मतलब जब फंक्शन हम कॉल करेंगे तब ये सारी चीज़ें होंगी। जब फंक्शन कॉल होगा तो 7 और 2 प्रिंट होगा, और फिर यहाँ पर एक बार और x की वैल्यू प्रिंट होगी। तो यहाँ पर जो फाइनल हमारा मतलब यहाँ पर x है, इसकी वैल्यू क्या होगी? यही चीज़ पूछी जा रही है, व्हाट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ x, यानी कि जो लास्ट में ये स्टेटमेंट प्रिंट हो रहा है यहाँ पर क्या प्रिंट होगा? तो आपको पता है कि x में तो 7 असाइन किया गया था, लेकिन जब फंक्शन कॉल किया गया तो x को ग्लोबल बना दिया गया और x में वैल्यू चेंज कर दी गई। तो यहाँ पर x में जो फाइनल वैल्यू होगी वो क्या होगी?
2 होगी। क्लियर है, तो इसका सही आंसर 2 है। लेकिन अगर x को यहाँ पर हम ग्लोबल नहीं बनाते तो यहाँ पर हम x की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं कर सकते थे, मतलब चेंज होती, लेकिन ये वाला जो x वेरिएबल फिर होता, फिर ये इसका स्कोप सिर्फ लोकल स्कोप होता है, इसे हम बाहर एक्सेस नहीं कर सकते थे। ठीक है, आई थिंक यहाँ पर आप समझ रहे होंगे, ये हम पढ़ चुके हैं पूरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर द वैल्यू ऑफ x इज 2। ठीक है, तो इसका सही आंसर है बी। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कौन सा कीवर्ड फंक्शन के लिए उपयोग किया जाता है? तो आई थिंक ये क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है, तो इसका सही आंसर है डेफ। ठीक है, डेफ कीवर्ड का यूज करते हैं फंक्शन को डिफाइन करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। डैश मेथड बाइट्स की संख्या में हमारी करंट स्टेट रिटर्न करता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें ये फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड है क्वेश्चन, यानी डैश यहाँ पर कौन सा ऐसा मेथड है जो बाइट्स की संख्या में हमारी करंट स्टेट रिटर्न करता है? तो देखिए, करंट स्टेट को यहाँ पर हम कर्सर भी बोलेंगे, यहाँ पर समझिए। ठीक है, टेल मेथड जो होता है ये क्या बताता है? ये हमें बताता है कि फाइल में कर्सर की पोजीशन क्या है, यानी कि उसकी करंट स्टेट क्या है। ठीक है, तो ये क्या करता है? टेल मेथड हमें ये रिटर्न देता है। सीक मेथड क्या करता है? सीक मेथड से हम करंट स्टेट यानी कि कर्सर की पोजीशन को सेट कर सकते हैं, और क्लोज से तो फाइल क्लोज करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टेल। ठीक है, टेल मेथड से हम ये पता कर सकते हैं कि हमारी कर्सर की पोजीशन क्या है या करंट स्टेट क्या है। ठीक है, ध्यान रखना, कर्सर की जगह करंट स्टेट भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है फाइल मैनिपुलेशन में इंक्लूड सबसे बुनियादी कार्य, यानी कि हम यहाँ पर ये भी क्वेश्चन फाइल हैंडलिंग से ही है। तो फाइल मैनिपुलेशन यानी फाइल के साथ जब हम काम करते हैं तो उसमें क्या होता है? क्या हम फाइल से डेटा रीड करते हैं? सही है। कि डेटा को फाइल में राइट करना, ये भी सही है। फाइल में डेटा अपेंड करना, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, यहाँ पर हम ये सारी चीज़ें एक फाइल के साथ कर सकते हैं जो कि फाइल मैनिपुलेशन के अंतर्गत आ जाती हैं। फिर उसके बाद f.seek 0 का उपयोग इसके लिए किया जा सकता है स्टार्टिंग पोजीशन में फाइल कर्सर लाने के लिए, करंट फाइल स्टेटस जानने के लिए, पूरी फाइल रीड करने के लिए। तो यहाँ पर पूरी फाइल रीड करने के लिए गलत हो जाएगा, करंट फाइल स्टेटस जानने के लिए ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये टेल मेथड बताता है। ठीक है, करंट फाइल स्टेटस क्या है ये कौन बताएगा? टेल मेथड बताएगा, यानी कर्सर की पोजीशन। और सीक मेथड क्या करेगा? ये स्टार्ट, अब यहाँ पर चूंकि 0 असाइन किया गया है तो ये स्टार्टिंग में कर्सर की पोजीशन सेट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर आपको पता चल गया होगा, ए होगा। और यहाँ पर अगर 0 की बजाय यहाँ पर हम कुछ 10 या 12 20 इस तरह से पास कर देंगे तो उस मतलब पर्टिकुलर करेक्टर पर ये कर्सर चला जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पर आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है sys.argv का प्रकार है, यानी कि जो sys.argv जिसके बारे में हम sys मॉड्यूल के बारे में हमने पढ़ा था, ये आर्गुमेंट होते हैं, कमांड लाइन आर्गुमेंट। तो यहाँ पर क्या है? सेट है, लिस्ट है, टपल है या स्ट्रिंग है? मतलब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि sys.argv से इसमें क्या रिलेटेड है? तो इसका सही आंसर देखिए हो जाएगा, तो इसका सही आंसर है बी, यानी कि लिस्ट। तो sys.argv जब हम यूज़ करते हैं तो कमांड लाइन आर्गुमेंट जितने भी होते हैं उसकी एक लिस्ट बन जाती है। आपको हमने पढ़ाया था क्या बन जाती है? एक लिस्ट बन जाती है। तो इसका सही आंसर लिस्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर आपने sys मॉड्यूल को पढ़ा है, हमने बताया था। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन, पाइथन द्वारा सपोर्टेड एक्सेस मोड रीड राइट अपेंड। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि जो फाइल हैंडलिंग है उसमें रीड राइट एंड अपेंड तीनों मोड एक्सेप्ट हैं, यानी कि सपोर्टेबल हैं। आगे बढ़ते हैं। यह निर्धारित करने के लिए कि किस सीक्वेंस में पाइथन को नेम स्पेस का उपयोग करना चाहिए, तो यहाँ पर LEGB रूल के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर है LEGB, लोकल इनक्लोज्ड ग्लोबल एंड बिल्ट इन। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है डी। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर इज़ LEGB, तो LEGB का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो लोकल इनक्लोज्ड ग्लोबल एंड बिल्ट इन। तो इसका सही आंसर है ए, बाकी यहाँ पर लॉजिकल और लीनियर नहीं होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आई थिंक यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे, सिंपल से क्वेश्चन है इस टाइम। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन, पाइथन वेरिएबल नेम स्टार्ट होना चाहिए अल्फ़ाबेट कैरेक्टर या एक अंडरस्कोर के साथ, ठीक है, या फिर अंडरस्कोर के साथ, या फिर वेरिएबल का नेम नंबर के साथ स्टार्ट नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि जो वेरिएबल नेम है वो अल्फ़ाबेट या कैरेक्टर से भी स्टार्ट हो, मतलब अल्फ़ाबेट कैरेक्टर से भी स्टार्ट हो सकता है, अंडरस्कोर के से भी स्टार्ट हो सकता है, और सिर्फ अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है। और ये तीनों स्टेटमेंट कहने का मतलब सही है, नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैलिड नेम स्पेस नहीं है? ग्लोबल नेम स्पेस, प्राइवेट नेम स्पेस, बिल्ट इन एंड लोकल। तो देखिए यहाँ पर लोकल होता है, लोकल नेम स्पेस होता है, बिल्ट इन भी होता है, ग्लोबल भी होता है,
लेकिन प्राइवेट नेम स्पेस जैसा कोई भी नेम नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आंसर हमारा जो है ये गलत है। इसका मतलब ये क्या है, एक वैलिड नेम स्पेस नहीं है। तो इसका सही आंसर है यहाँ पर बी। आगे बढ़ते हैं, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिविजुअल एरे एलिमेंट की वैल्यू पाने के लिए इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, रीशेपिंग या नन ऑफ दीज। तो इंडिविजुअल एरे एलिमेंट की वैल्यू पाने के लिए हम इंडेक्सिंग का यूज करते हैं। किसका? इंडेक्सिंग का यूज करते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल पूछा जा रहा है, यानी अगर किसी एरे के एक एलिमेंट तक पहुंचना हो तो हम इंडेक्स का यूज करके पहुंच सकते हैं। फिर उसके बाद एनडी एरे में एक्सेस की संख्या को इसकी कहा जाता है, यानी कि एनडी एरे में जो एक्सेस होती है तो उसको क्या कहा जाता है, रैंक या फिर डी टाइप या फिर शेप। तो इसका सही आंसर है शेप, ठीक है। शेप जो होता है वो एक्सेस पे डिपेंड करता है कि उसमें कितने रो या कितने कॉलम होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा शेप। आगे बढ़ते हैं, एक्सेस और शेप के बारे में नंपाई वगैरह सब एक बार फिर से रिविजन कर लेना पूरा अच्छी तरीके से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा। तो यहाँ पर एक लिस्ट बनाई गई है जिसमें ABCD जो कि स्ट्रिंग है असाइन की गई हैं और फिर उसको सिंपली यहाँ पर ज्वाइन कर दिया गया है। और जो ज्वाइन किया गया है इसमें ये बिना किसी स्पेस के ज्वाइन किया गया है। तो यहाँ पर आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, ठीक है। तो जब हम किसी लिस्ट को ज्वाइन फंक्शन से ज्वाइन करते हैं तो हमें रिटर्न मिलती है कि स्ट्रिंग, जो कि यहाँ पर आउटपुट में ABCD प्रिंट हो जाएगा बिना स्पेस के, क्योंकि यहाँ पर इसके बीच में कोई स्पेस नहीं है। बिना स्पेस से हमने ज्वाइन किया। तो आई थिंक यहाँ पर आप समझ गए होंगे, इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा। तो y में 8 डाला गया है, फिर यहाँ पर लैम्डा जो कि एनोनिमस फंक्शन है इसको यहाँ पर कॉल किया गया। तो लैम्डा यहाँ पर x इंटू वाई जो कि z में स्टोर किया गया और z को यहाँ पर कॉल करके वैल्यू पास की गई 6। तो ये कहाँ चली जाएगी, x में, और x में यहाँ पर 6 आ जाएगा। y में ऑलरेडी 8 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 48। तो इसका सही आंसर क्या है 48 है। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारे 120 क्लियर हो गए। यहाँ पर नीचे आंसर शीट दी गई है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो से हम क्वेश्चन नंबर 121 से स्टार्ट करेंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।